बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 58 मुलाहिज़ा फरमाएं। उसने सिर्फ अपने नुकसानात को देखा, सिर्फ वो शुमार किया जो उसने गंवा दिया था और आइंदा के नुकसानात का तखमीना लगाया। मुझे अगर 10 गुना नुकसान होता तो ये उसके लिए फ़ायदे की बात नहीं थी। फ़ायदा वो था जो अपने खसारे को मुनाफे में बदलने से हासिल हो सकता था। और आज भी लाकर वो वक्त आ गया कि दुश्मन खुद यही हकीकत पसंदाना नुक्ता नजर इख्तियार कर रहा था कि जंग में जीत किसी की नहीं होती। वो यकीन करना चाहता था, चुनाचे उसने यकीन किया। मोहसिन ने मेरा इशारा समझते ही डैडी को हमरा लिया और बाहर रवाना हो गया। मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम्हें चैलेंज करूं, बूढ़ा तो मैं हूं तुम्हारे मुकाबले में। वो मुझे खामोश पा के बोला, एक वक्त था दिलावर जब तुमने मुझे 10 लाख महाना पर अपने कारोबार में शरीक होने को कहा था। मैंने कहा, और दूसरा मुतबादल ये था कि मैं 25 लाख लेकर वापस चला जाऊं। उस वक्त से आज तक तुमने अपना और दूसरों का कितना नुकसान कर लिया है। वो हंसा, इसका हिसाब कैसे लगाया जा सकता है। मैंने कहा, एक आदमी की जिंदगी का कोई भी मोल नहीं होता और तुम्हारे पास अब कुर्बानी के बकरे भी नहीं रहे। उसके लहजे में फिरौनियत का गुरूर नुमाया होने लगा। नहीं दिलावर, ऐसा मत कहो। कुर्बानी के बकरे तुमने खरीदे थे और सब बिकने वाले थे। मैंने बरहमी से कहा, मेरी खातिर जान देने वालों ने मुझसे कुछ नहीं मांगा था, किसी इनाम की तवक्को नहीं रखी थी मुझसे। मैं उनको क्या दे सकता था। अच्छा, उससे मैं माता हूँ। दिलावर ने महसूस किया कि उसका रवैया बनने वाली बात को बिगाड़ने का सबब हो सकता है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन तो दिला दो कि ये तुम्हारी कोई नई चाल नहीं है और तुम वाकई तस्वीर चाहते हो। मैं बता चुका हूँ दिलावर के वक्त ने मेरे जज्बात बदल दिए हैं। मैंने कहा, हर गम की शिद्दत बिलाखिर कम हो जाती है। ये ठीक है कि जिन हालात में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ उसके जिम्मेदार तुम थे और उस वक्त इंतकाम ही मेरी वाहिद ख्वाहिश बन गया था। किसी हद तक मैंने इंतकाम ले भी लिया। आज तुम मुझसे डरते हो और मुझसे बराबरी की बुनियाद पर बात करते हो। ये नहीं समझते कि तुम मुझे चुटकियों में मसल दोगे, लेकिन अब तुम्हारे लिए मुकाबला जारी रखना मुश्किल है क्योंकि तुम हर तरफ से मैसूर हो चुके हो। तुम मुकाबला जारी रखना चाहते हो। मैंने कहा, ठीक है, मैं मैसूर जरूर हुआ हूँ दिलावर, लेकिन मजबूर नहीं। जब तक मैं अकेला भी जिंदा हूँ हथियार नहीं डालूंगा। बात खत्म। सुनो, बात करने से पहले ये बता दो कि तुम चाहते क्या थे और क्यों। वो बोला, इसका क्या फायदा जब तुम मुसालियत की पेशकश को मेरी कमजोरी समझने पर मुसर हो। मैंने कहा, यह तो सौदा था। मैंने सौदा करने से इनकार नहीं किया, बस ये समझा दो मुझे कि तुम सौदा करने की जरूरत क्यों कर महसूस कर रहे हो। तुम साफ सुनना चाहते हो तो सुन लो। मैंने कहा, वो बात कई माह पुरानी होगी। मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि मैं कभी तुमसे अपना हक हासिल कर सकूं। इस दुनिया का कानून मुझे ये हक दिलाने में मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। उसके बावजूद कि तुम्हारे पास एक से एक काबिल वकील है। वो फिर तंज पर उतर आया। वकील अदालत में दलाइल की जंग लड़ सकते हैं। मैंने कहा, और इस जंग में जीत तुम्हारी हो गई है। मैं किसी अदालत में पेश नहीं हो सकता, लेकिन दुनिया बहुत बड़ा मैदान जंग है। इसमें यह जंग गैर मुइना मुद्दत तक जारी रह सकती थी और आइंदा भी ये इम्कानात मसावी हैं। इस जंग में ना तुम रहो ना मैं रहूं। क्या तुम ये चाहोगे कि तुम्हारा कारोबार रह जाए, तुम्हारे बीवी बच्चे रह जाएं और तुम्हारी मौत का जश्न मनाने के लिए मैं रह जाऊं? हम तुम अकेले होते तो कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन हम दूसरों के लिए जिंदा भी रहना चाहते हैं। मैं समझ गया, अब तुमको किसी के लिए जिंदा रहने की ख्वाहिश ने मजबूर कर दिया है। वो हंसा, बस तो ये समझ लो कि मेरी वही मजबूरी तुम्हारे साथ सौदा करने का सबब बनी है। मैंने कहा, उस मजबूरी का नाम राबिया है। दिलावर अब वाकई खुश था। उस मजबूरी के बहुत से नाम है। मैंने कहा, यह मजबूरी बहुत से रिश्तों की आबरू का नाम है। दूसरों की मजबूरी के सामने अपना सर झुकाने का नाम है। मेरे आसपास और भी लोग हैं जो जिंदा रहना चाहते हैं। उनका घर मुझे अजीज है और मैं उनके घरों को आबाद देखना चाहता हूँ। और उसकी वाहिद सूरत यह है कि मैं इस मुकाबले से खारिज हो जाऊं, लेकिन ये शिकस्त नहीं कहलाएगी। तुम इसको अपनी मर्जी से जो नाम देना चाहो दे लो। दिलावर ने फ्यादी से काम लेते हुए कहा, मैं इस पूरे सेटअप से निकल जाना चाहता हूँ। इस तरह के किसी को मालूम ना हो कि सिकंदर कब गया और कहाँ गया। मैंने कहा, जब वो कहीं नजर ना आए, किसी की जबान से उसका नाम सुनाई ना दे और उसकी गैर मौजूदगी साबित हो जाए तो दुनिया जो चाहे तस्लीम कर ले। ये वो मारा गया। उसने खुदकुशी कर ली क्योंकि वो मुकाबले के लिए हिम्मत हार चुका था, या वो रूपोशी में हमेशा के लिए रोपोश हो गया। दुनिया बहुत मसरूफ है और किसी एक आदमी के बारे में सोचने बातें करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं दे सकती। खुद तुम भी कोशिश करोगे तो हमें तलाश ना कर पाओगे। गोया तुम्हें और राबिया को भाई मुझे भी फुर्सत कहाँ होगी। हमारी तरफ से दुआ है कि जहाँ रहो खुश रहो। अब मैं सूरत हाल की इससे ज्यादा वजाहत कैसे करूं। मैंने कहा, बात को मुख्तसर करो, मैं यहाँ बात नहीं कर सकता। किस बात का डर है जहाँ? आखिर इतनी देर से हम बात कर रहे हैं। मैं यकीन करना चाहता हूँ कि तुम अकेले हो। मैंने कहा, और ये बात टेप नहीं कर रहे हो। जब तुम चलोगे तो मैं देख लूंगा गाड़ी में तुम अकेले हो और तुम्हारे साथ दूसरी गाड़ियां नहीं है। इससे क्या होगा? दिलावर ने कहा, मैं तुमसे बराह रास्त बात करूंगा तुम्हारे सामने आके। मैंने कहा, अगर बात बन गई तो मैं टेप तुम्हारे हवाले कर दूंगा। एक टेप देने के बाद ये जमानत कौन देगा कि इसकी दूसरी कॉपी नहीं है?
भरोसा तो तुमको करना ही होगा दिलावर। ये जुआ नहीं खेलना चाहते तो तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा, कुछ मजबूरियां तुम्हारी हैं तो कुछ मेरी भी हैं। मैं उन्हीं मजबूरियों का सौदा कर रहा हूँ। मैं अदालत के जरिए या किसी और तरह तुमसे अपना हक भी नहीं ले सकता। ये मेरी मजबूरी है। तुम्हारी मजबूरी ये है कि तुम अमली तौर पर मालिक होने के बावजूद अभी भी गैर महफूज हो। अगर मैं हर तरफ से मायूस हो गया तो अपने साथ तुम्हें भी तबाह कर दूंगा, तुम्हारे कारोबार को, तुम्हारे साथ कारोबार करने वालों को, तुम्हें और तुम्हारे घर को इस तरह खत्म कर दूंगा जिस तरह मेरा सब कुछ खत्म हुआ। मायूसी की इंतहा को पहुंच जाने वाला आदमी बहुत खतरनाक हो जाता है। वो मरने का फैसला कर ले तो अपने साथ 10 को लेकर मरता है। एक आदमी को फांसी तो सिर्फ एक बार ही दी जा सकती है ना। मैं आज मजबूर जरूर हूँ और इसीलिए तुमसे बात कर रहा हूँ कि कुछ लो और कुछ दो, जियो और जीने दो। मैं इस इंतहा को नहीं पहुंचा हूँ जहाँ मेरे लिए अकलो होश से काम लेना मुमकिन ही ना रहे। ये ना हो कि कल तुम्हें एक मौका गंवा देने की कीमत इससे कहीं ज्यादा अदा करनी पड़ जाए जो तुम आज अदा कर सकते हो। मेरा क्या है, रोपोश हूँ और रोपोश रह सकता हूँ। तुम खुले मैदान में मेरे निशाने पर हो। खामोशी का एक मुख्तसर वक्फा आया। मैंने इस लम्हे के फैसला कुन होने का यकीन किया। इस एक लम्हे में मेरी सारी कोशिश बेमसरफ साबित हो सकती थी और कामयाबी मेरी नाकामी बन सकती थी। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ बात करोगे, दिलावर ने कहा। और मैं अगर ये इत्मीनान करना चाहूँ कि तुम भी अकेले हो तो कैसे करूँ? तुम्हारे लिए डरने की कौन सी बात है, मैंने कहा। और इससे पहले तुम कभी नहीं डरे। मैंने तुम्हारे सामने खुद आके बात की है या तुमने मुझे बुलवाया है? आज अभी कुछ देर पहले भी तुम अकेले आ गए थे। तुम बाल रोड के किसी रेस्टोरेंट में नहीं आ सकते? वो बोला। मैं अकेला मिलूंगा। यकीनन पुलिस तुम्हारे साथ है दिलावर, मैंने तंजिया लहजे में तमस्कर उड़ाते हुए कहा। तुमको मेरी गिरफ्तारी का इनाम देना है। अच्छा बताओ तुम कहाँ बात करोगे? वो कुछ शर्मिंदा होके बोला। मैं तुमको उसी कोठी में मिलूंगा जो किसी जाली नवाब खसरू जमशेद ने राबिया को फरोख्त की थी। मैंने कहा, नामुमकिन। तुम मुझे चूहे की तरह चूहे दान में पकड़ना चाहते हो। क्या फायदा होगा इससे मुझे? मैंने कहा, क्या तुम्हें अगवा करके कैद रखने से मेरे खिलाफ मुकदमात खत्म हो जाएंगे? मुझे हक विरासत मिल जाएगा? मैं अगर तुमको कत्ल कर दूंगा तो मेरी फर्दे जुर्म में एक और कत्ल लिख दिया जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अपना हक हासिल करने के लिए तो बेरा अदालत में हाजिर होना और विरासत का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, मगर अदालत इसके साथ ही मुझे डेथ सर्टिफिकेट भी थमा देगी। तुमको अगवा या कत्ल करना होता तो ये कौन सा मुश्किल काम था दिलावर? तुम्हारे लिए क्या रिस्क है? इसमें रिस्क तो मैं ले रहा हूँ। मालूम नहीं क्यों मेरा दिल ये तस्लीम नहीं करता कि तुम पुरअमन तस्फिये की ये पेशकश नेक नीति से कर रही हो, दिलावर बोला। मेरी छठीस कहती है कि इसमें मेरे लिए खतरा है, तुम्हारी फितरत के खिलाफ है ये बात। ठीक है, फिर मैं ये समझता हूँ कि मेरा इंतजार करना फजूल है। मैंने कहा, अब एक आखिरी बात, मैं धर्मपुरे से सदर की तरफ आने वाली सड़क पर मौजूद रहूंगा 9 बजे से 9:15 बजे तक। तुम चौराहे से सीधे गुजरोगे तो मैं तुम्हारी गाड़ी देख लूंगा। शीशे खुले रखना ताकि मैं तुमको पहचान सकूं। अगर मुझे यकीन आ गया कि तुम्हारे साथ या तुम्हारे पीछे कोई नहीं है तो मैं तुमको हाथ के इशारे से रोक लूंगा और तुम्हारे साथ बैठ के चलूंगा। फिर हम बराह रास्त सब मामला तय कर लेंगे। मुझे मंजूर है, वो बोला। इस वक्त 8:45 बजे हैं। हाँ, अपना रेडियो बंद मत करना, मैंने कहा। फिर माइक्रोफोन बंद करके मैंने गाड़ी स्टार्ट की और जिम खाना की इमारत के आते से निकल आया। चंद सेकंड के बाद मैंने गाड़ी की हेडलाइट्स बंद करके वहां रोका जहां से मैं दिलावर की गाड़ी को बाहर आते साफ देख सकता था। गहरे हरे रंग की वाक्साल जो दूर से डार्क ब्राउन नजर आती थी आगे निकली। दूसरी एक टैक्सी थी जो उसके पीछे आई। दोनों एक साथ कश्मीर रोड की तरफ रवाना हुई। मैं एक फरलांग के फासले से पीछे गया और 500 वाली सड़क पर अंकल रिजवी के घर के सामने से गुजरा। वक्त की यादों ने मेरा रास्ता रोका, लेकिन मेरा ध्यान उन गाड़ियों की तरफ था जो आगे जा रही थी। वाक्साल और टैक्सी 100 गज के फासले से आगे पीछे एक ही रफ्तार से चल रही थी। नहर की तरफ मुड़ने के बाद जब दोनों गाड़ियों ने नहर का पुल भी एक साथ उबूर किया और फिर धर्मपुरे की सड़क पर भी उसी फासले के साथ रवा रही तो मेरा शक यकीन में बदल गया। दिलावर अकेला नहीं था। अगर वो कार में अकेला था तो टैक्सी में उसके साथ दूसरे अफराद भी थे। उसके अपने साथी या पुलिस वाले। धर्मपुरा थाने के बाद टैक्सी आगे होगी और वाक्साल दरमियान में आ गई। मैंने रफ्तार बढ़ाई और दोनों से आगे निकल गया। ओवरटेक करते हुए मैंने एक बस को दरमियान में रखा। बस पहले ही उन दोनों गाड़ियों को ओवरटेक कर रही थी। जब मैंने बस को ओवरटेक किया तो सड़क के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। सामने से आने वाली एक कार की हेडलाइट्स ने मुझे अंधा कर दिया। उसने जबरदस्त ब्रेक लगाई और मैंने इंतहाई खतरनाक तरीके पर दोबारा बाईं तरफ होने की कोशिश की तो बस के सामने आ गया। मेरी रफ्तार भी 60 मील से ज्यादा थी। अगर मैं सामने वाली गाड़ी के तसादुम से ना बचता तो यह हादसा इंतहाई खौफनाक होता, क्योंकि मुखालिफ सम से आने वाली की रफ्तार भी कम न थी और मैंने उसके गुजरने के लिए रास्ता छोड़ा ही ना था। जब मैं एकदम बाईं तरफ हुआ तो बस के अगले हिस्से और मेरी कार के पिछले हिस्से के दरमियान 1 इंच का फासला भी ना रहा होगा। अगर मैं एकदम रफ्तार ना बढ़ाता और उसके साथ ही बस ड्राइवर फौरन ब्रेक पर पैर ना रखता तो टक्कर खौफनाक ना होती, लेकिन कार का पिछला हिस्सा यकीनन तबाह हो जाता। इस तरह ओवरटेक करके मैंने खुद को दिलावर की नजर में आने से तो बचा लिया, मगर खुद भी बाल बाल बचा।
इस रफ्तार पर कार के बेकाबू होकर उलटने के इम्कानात भी थे। सामने से आने वाली कार और बस के ड्राइवरों ने यकीनन मुझे गालियां दी होंगी। किसी ने ये नहीं समझा होगा कि मैं इमरजेंसी के बायस इतनी तेजी से और इतने खतरनाक अंदाज में गाड़ी चला रहा हूँ। बेशतर लोगों ने फर्ज किया होगा कि मैं नशे में हूँ, मुझे जुदाई का नशा है या मैं कोई जुर्म करके फरार हुआ हूँ। बस के अचानक ब्रेक लगाने और मुझे बचाने की खातिर बाईं तरफ होने का एक नतीजा ये भी निकला कि ड्राइवर अपनी पूरी कोशिश के बावजूद टैक्सी को ना रोक सका और वो बस से टकराई तो पीछे आने वाली वाक्साल भी टैक्सी में घुस गई। दोनों अपनी रफ्तार पर काफी हद तक काबू पा चुके थे। चुनाचे नुकसान किसी का भी ज्यादा नहीं हुआ और ये सब मुझे बाद में खुद दिलावर की जबानी मालूम हुआ। उस वक्त तो बस रुक गई टैक्सी और वाक्साल भी। हाँ, थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी हुई होगी। टैक्सी ड्राइवर और दिलावर ने मुझे आगे निकलते नहीं देखा था, चुनाचे उन्होंने बस ड्राइवर को गालियां दी होंगी और बस ड्राइवर ने मुझे फिर बस के मुसाफिरों की गवाही से ये साबित कर दिया होगा कि उसने एक हादसे से बचने की कोशिश की थी और यूं थोड़ी सी बक बक चीख चीख के बाद मामला रफा दफा हो गया। बस तो सरकारी थी और उसकी खूबसूरती में फर्क पड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। टैक्सी ड्राइवर ने और दिलावर ने अपनी अपनी गाड़ी के डेंट निकलवाने और पेंट कराने की खराजात का सरसरी अंदाजा किया होगा और चल पड़े होंगे। इस वक्त से मुझे दो फायद हासिल हुए। एक तो मैं आगे निकलकर सीधी हाथ की तरफ मुड़ गया जहाँ एक गली में हिजड़े रहते थे। अपने रोजमर्रा के कारोबार के अलावा उनकी आमदनी का एक जरिया ये भी था कि वो शादी ब्याह के लिए ढोलक किराए पर देते थे। मेरा मकसद तो खुद को छुपाना और कार को छुपाना था। वो बस ड्राइवर बाद में देखता रहा होगा कि वो कार नजर आ जाए तो उसके मालिक को बेनुक्स सुनाए। अगर वो चाहता भी तो नंबर नोट नहीं कर सकता था, लेकिन नीले रंग की कोर्टीना को पहचान सकता था। मैं पैदल चलता हुआ चौक तक गया और दूसरा फायदा ये हुआ कि मैं दिलावर के पहुंचने से पहले एक तारीख गोशे में जा खड़ा हुआ। अगर उनका बस ने रास्ता ना रोका होता तो वो मेरे पहुंचने से पहले वहां से गुजर जाते। 9:15 की बजाय मैंने 9:20 पर पहले टैक्सी को अपने सामने गुजरते देखा, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी और उसके शीशे बंद थे, चुनाचे मैं कुछ भी ना देख सका। यह भी नहीं कि टैक्सी को चलाने वाला कौन था और उसमें वो अकेला था, उसके साथ और भी लोग थे। दिलावर की ग्रीन वाक्साल कार 2 मिनट बाद आई। मेरी हिदायत के मुताबिक उसने सर्दी में भी कार के शीशे खोल दिए थे और वो बहुत आहिस्ता जा रहा था। ये हो सकता था कि इस गाड़ी की अगली सीट पर कोई लेटा हुआ मिलता या दिलावर ने किसी को चालाकी से डिक्की में छुपा दिया होता, लेकिन इतना देखने के लिए वक्त ही कहाँ था। इसके अलावा दिलावर अपने साथियों को टैक्सी में भेज चुका था, चुनाचे कार में किसी को साथ रखने से उसके प्लान के फेल होने का इम्कान था। मैंने जुआ खेला और एकदम कार के सामने आ गया। दिलावर ने दरवाजा खोला और मैं उसके साथ बैठ गया। अगर कोई पीछे होता तो इतनी देर में रिवॉल्वर मेरी गुद्दी में रख देता। शीशे बंद कर लो और गाड़ी इसी जगह रोक लो, मैंने कहा। क्या? लेकिन तुमने तो कहा था कल से काम लो दिलावर। मैं पहले से कोई जगह बताकर तुमसे मिलने कैसे आ सकता हूँ, मैंने कहा। तुम अगर मुझ पर एतमाद करते हो तो इसलिए कि तुम इस पोजीशन में हो। मैं किसी पर भी एतमाद नहीं कर सकता, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। बेवकूफ तो तुम हो अपने सिकंदर साहब, माफ करना। वो गाड़ी रोक कर बोला, तुम्हें क्या मालूम कि मैं अकेला हूँ या मेरे साथ कोई और भी है? मुझे मालूम है कि एक टैक्सी में कुछ अफराद तुम्हारे साथ आए हैं, मैंने इत्मीनान से कहा। मैं तादाद नहीं बता सकता, लेकिन टैक्सी का नंबर बता सकता हूँ और ये बता सकता हूँ कि वह टैक्सी अभी अभी सीधी गई है। मैंने इस इम्कान को भी नजरअंदाज नहीं किया था कि तुम्हारे साथ कार में कोई मुसल्लह शख्स पीछे बैठा हो। थोड़ा बहुत रिस्क तो मुझे लेना ही था। ये सब तुमने उस वक्त देखा होगा जब वो टैक्सी बस से और मेरी कार टैक्सी से टकराई थी। वो बरहमी से बोला, मुझे नहीं मालूम ये हादसा कहाँ पेश आया। मैंने हैरानी से कहा, मैं तो तुम्हारे पीछे ही था। तुम झूठ बोल रहे हो, हादसा रेलवे क्रॉसिंग के पास ही तो हुआ था। वो बोला, किसी उल्लू के पट्टे ने बस के आगे बढ़ने की कोशिश की, बस वाले ने उसे बचाया तो हम ना बच सके। खुआ मुखा मजमा भी लगा और 1200 का नुकसान भी हुआ। सरकारी बस ना होती तो मामला इतनी जल्दी खत्म भी ना होता। मुझे ही माफी मांग के निकलना पड़ा, इसलिए तुम्हें देर हुई, मैंने कहा। मजीद 5 मिनट बाद मैं चला जाता। तुम वो केस लाए हो? दिलावर ने नागवारी से कहा। उसका मूड हादसे और अपने मंसूबे की नाकामी पर ऑफ हो गया था। मैंने केस उसके सामने रख दिया। तुम इसको 2 बार सुनकर अपनी तसल्ली कर सकते हो। तसल्ली की बात मत करो, मैं एतबार करने पर मजबूर हूँ। वो बोला, तुम्हारे पास 1, 2 या 10 नकलें हो सकती हैं। खुद तुमने भी तो एक कॉपी जरूर बना के 2 बार सुनी होगी, मैंने कहा। मैं उस हरामजादे फतेह शेर को सुनवाना चाहता था। वो बोला, लेकिन वो गायब है। कल रात से क्या वो तुम्हारी कैद में है? उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखी जा चुकी है। फिलहाल मैं इस पर तबसरा नहीं करूंगा। मैंने किसी गाग सियासतदान की तरह कहा जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई चालाक सहाफी इंतहाई खतरनाक सवाल कर बैठे। तुम्हारे साथ कौन था और उन्हें साथ लाने का मकसद क्या था? जवाब वही है जो अभी तुमने मुझे दिया था, दिलावर ने तलखी से कहा। तुम्हारी शरकत ने एतमाद की फजा बाकी नहीं रहने दी, मैंने कहा, इसलिए मैं आगे नहीं जा सकता। एक बात जहन में रखना, रिवाल्वर अगर तुम्हारे पास है तो मेरे पास भी है। तुम्हारे साथी तुमसे कट गए हैं, लेकिन मेरे हाथ मेरे साथ हैं और जितना भरोसा तुम अपने साथियों पर करते हो उससे ज्यादा एतमाद मुझे अपने हाथों पर है।
तुम भी मुझे बेवकूफ बना रहे थे कि तुम तस्फिया करके बाहर निकल जाना चाहते हो। नहीं, वो सच था। मैं और राबिया अपनी तमाम उम्र इस तरह जाया नहीं करना चाहते। मैंने कहा, बेशक पहले मैं ऐसा ना सोचता और ना राबिया का ये ख्याल था, लेकिन इस वक्त हालात मुख्तलिफ थे। राबिया सिर्फ मेरी वकील थी और मैं उसका मुवक्किल। अब हम जीवन साथी बनने का फैसला कर चुके हैं। चुनाचे मैं इस दलदल से निकलना चाहता हूँ। यहाँ रहकर मैं इसमें ज्यादा ही धंसता जाऊंगा। मेरा यहाँ से निकल जाना तुम्हारे मफाद में भी है, लेकिन मैं और राबिया तुम्हारे लिए नहीं, अपने मुस्तकबिल की खातिर एक सौदा कर सकते हैं। तुम हमें यहाँ से निकलने के मौके फराहम करो। किस किस्म के मौके? दिलावर ने कहा, तुमने तो जिंदगी विलायत में गुजारी है। हाँ, और मैं विलायत ही लौट जाना चाहता हूँ। राबिया को बीवी की हैसियत से साथ ले जाना मेरे लिए मुश्किल नहीं। मैंने कहा, मुश्किल आज यहाँ है। सबसे बड़ा मसला वसाइल का है। तुम्हें पैसा चाहिए। दिलावर ने कहा, कितना? अपने नफा नुकसान का हिसाब लगा के बोली तो। मैंने कहा, यह भी ज़हन में रखो कि हमें जिंदगी गुजारनी है। मेरी ऑफर वही है। दिलावर बोला, 10 लाख बहाना पर वहाँ मेरे पार्टनर बन जाओ या 25 लाख नकद ले लो। पार्टनरशिप पर लानत। मैं तुमसे किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहता। मैंने कहा, आइंदा कभी ना तुम मेरा नाम सुनो और ना हम कभी तुम्हारा जिक्र सुने। पहले मैं अकेला था, अब हम 2 हैं। तुम्हारा मतलब है मैं रकम दुगनी कर दूं? दिलावर बोला, 50 लाख ठगना चाहते हो मुझसे? इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं मैंने सिकंदर। पहले मुझे तुम्हारे बारे में अंदाजों की गलती हुई थी। मैंने कहा, लेकिन अब मैं तुमको किसी हद तक समझता हूँ। इसका सबूत तुम्हारे सामने है। अगर मैं तुम्हारी बातों में आ जाता तो राबिया की खाली कोठी में तुम्हारे साथी मुझे गिरफ्तार कर लेते और पुलिस के हवाले कर देते। तुम्हारे सारे मसले खत्म होते। वो होंगे कोई 2 टके के बदमाश जिनको 10,000 की इनाम का लालच होगा। शायद 10,000 तुमने भी दे दिए हों। मायूसी उनको भी तुमसे ज्यादा होगी। मैं जानता हूँ कि तुमसे 50 रुपए धोखे से हासिल करना मुश्किल है। चाहे जाए कि 50 लाख। तुम ये 50 लाख मुझे नहीं दोगे, राबिया को दोगे। वो कैसे? और उसके बावजूद गारंटी क्या होगी? तुम उसकी कोठी खरीदोगे 50 लाख में। मैंने कहा, बेशक उसकी मालियत इतनी नहीं है, लेकिन कोई 1 रुपए की चीज 1 लाख में लेना चाहे तो यह खरीदो फरोख्त किसी तरह भी गैर कानूनी नहीं। उसके खिलाफ कोई इल्जाम नहीं और वो तुमसे सेल एग्रीमेंट कर सकती है। उसमें कुछ वक्त लगेगा। तुम अदायगी उस वक्त करना जब तुम्हें मेरे लंदन पहुंचने का सबूत मिल जाए। तुम्हारे वसाइल बहुत वसी हैं। तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं लंदन कब पहुंचा और वहाँ किस नाम से मुकीम हूँ। मुझे एक बार वहाँ से तुम्हारी कोशिशों के तफैल डिपोर्ट कर दिया गया था। मुझे नया नाम, नई शख्सियत, नया पासपोर्ट हासिल करके लंदन में दाखिला मिलेगा और तुम फिर लौट कर पाकिस्तान आ गए तो मुझे कैसे मालूम होगा मैं यहाँ क्यों आऊँगा और क्या लेने आऊँगा। मैंने कहा, दोबारा इन्हीं मुकदमात में फंसने के लिए जिनकी वजह से मैं यहाँ रोपोश रहने पर मजबूर हूँ। मैं जानता हूँ मैं सारी जिंदगी रोपोश रहकर नहीं गुजार सकता, खुसूसन उन हालात में कि राबिया भी मेरे साथ है। गलत नाम से बाहर जाने से मेरा एक जुर्म और बढ़ जाएगा और अगर तुम साल 6 माह मुझ पर नजर रखो तो तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मेरा वापसी का कोई इरादा नहीं है। तुम इंतकाम की खातिर मुझे कत्ल करने के लिए आ सकते हो और फिर फरार हो सकते हो। क्या तुम्हारे वारिस, दोस्त और साथी, कारोबारी शरीक और वकील सब मिल के भी मुझे वापस नहीं ला सकते? मैंने कहा, वहां तो मैं हर वक्त तुम्हारी गिरफ्त में रहूंगा। किसी भी वक्त बरतानवी वजारत दाखिला से दरख्वास्त की जा सकती है कि फलां शख्स जो अपनी बीवी के साथ लंदन में फलां जगह मुकीम है दरहकीकत सिकंदर बख्त वल्द वजीर खान है, जिसे साल भर पहले बरतानिया से डिपोर्ट किया गया था, लेकिन वो जाली दस्तावेजात की मदद से फिर वहां पहुंचने में कामयाब हो गया है। मुझे दोबारा डिपोर्ट कर दिया जाएगा और वापसी पर मुझे पाकिस्तान पुलिस रिसीव करेगी। तुम्हारे लिए तरद्दुद की कोई बात नहीं होगी। रिस्क तो मैं ले रहा हूँ। 50 लाख की तो कोई बात नहीं। वो कुछ देर सोचने के बाद बोला, लेकिन ये मामला बहुत पेचीदा है। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। हो सकता है कि मैं तो इससे इत्तफाक करूं, मगर यह भी मुमकिन है कि मेरे दिन में तस्फिये का कोई इससे बेहतर फार्मूला आ जाए। कोई ऐसा तरीका निकल आए कि तुम और राबिया 50 लाख लेकर निकल जाओ और खतरा ना तुम्हारे लिए रहे और ना मेरे लिए। दोनों तरफ से ठोस जमानत हो। मैं इस वक्त 50 लाख नहीं मांग रहा हूँ। मैंने कहा, 1 हफ्ते में तुम मेरी तजवीज का हर पहलू से जायजा ले सकते हो। मैं तुमसे फिर राब्ता कायम करूंगा। जब भी अपनी गाड़ी में निकलो रेडियो को ऑन रखो और इसी जगह ट्यून किए रहो जहाँ अब है। बात किसी भी वक्त हो जाएगी जैसे आज हुई थी। तुम्हारा रिवॉल्वर कहाँ है? मेरी जेब में, लेकिन मैं हथियार डालने के लिए नहीं आया हूँ। दिलावर गुस्से से बोला, मैं भी ना मरना चाहता हूँ और ना गिरफ्तार होना चाहता हूँ। मैंने कहा, रिवॉल्वर अपने पास रखो, सिर्फ गोलियां निकाल के मुझे दे दो, फिर मैं उतर जाऊंगा। अगर मैं वैसे ही उतर गया तो तुम मुझे भागने कहाँ दोगे? तुम कार में हो और मैं पैदल हूँ। मैंने रिवॉल्वर निकाल दिया तो दिलावर ने बादले नख्वास्ता रिवॉल्वर निकाला और खाली करके गोलियां मुझे थमा दी। मैंने कहा, थैंक यू। मैंने कहा, हम एक दूसरे पर बिल्कुल एतमाद नहीं कर सकते और रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ रखते हुए एकदम ग्लूज कंपार्टमेंट खोल दिया। उसमें साइलेंसर लगा हुआ दूसरा रिवॉल्वर मौजूद था। दिलावर का चेहरा गुस्से और एहसास बेबसी से सुर्ख पड़ गया और उसने मुझे दांत पीस कर गाली दी। हम एक दूसरे की फितरत को अच्छी तरह समझते हैं, जिस तरह सांप और नेवला एक दूसरे की जिबिल्लत को। मैंने कहा,
अब मुझे ये भी शुभ आया कि तीसरा रिवॉल्वर तुम्हारी सीट के नीचे ना हो, लेकिन मैं इतना रिस्क तो लूंगा। मेरे उतरने के बाद पीछे पलट कर मत देखना और सीधे जाना। मुझे जरा भी शक हुआ तो मैं अपने दिफा के लिए सब कुछ करूंगा। तुम्हें कत्ल करना पड़ा तो उससे भी गुरेज नहीं करूंगा, हालांकि मैं ये नहीं चाहता। मैंने दरवाजा खोला और रिवॉल्वर का रुख दिलावर की तरफ करके खड़ा हो गया। दिलावर ने कार स्टार्ट की। वो 10 गज दूर ही गया होगा कि मैंने उसी के साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से 2 फायर किए। उसकी कार के दोनों पिछले टायर ब्रेस्ट हो गए। मैं पलट कर भागा और एक गली में घुस गया जो 2 मकानों के बीच में खाली प्लाट से बन गई थी। बोर्ड पर तुलू होते ही मैंने इत्मीनान से पैदल चलना शुरू कर दिया। फायरों की आवाज किसी ने नहीं सुनी थी, लेकिन टायर ब्रेस्ट होने की आवाज दूर तक गई थी। दिलावर ने पहले कार को संभाला होगा और फिर नीचे उतरकर मुझे देखा होगा, मगर मैं गायब हो चुका था। सदर बाजार की सड़क अबूर करके मैं पैदल चलने वालों में शामिल हो गया। कोई शक भी नहीं कर सकता था कि मेरी 2 जेबों में 3 रिवॉल्वर हैं। उनमें से एक खाली है, दूसरा भरा हुआ और तीसरा साइलेंसर लगा हुआ मेरे कोट की अंदरूनी जेब में अभी तक बारूद की बू दे रहा है। कार वहीं मौजूद थी जहां मैंने उसे छोड़ा था। एक नीम जनाना नीम मर्दाना शख्सियत ने ताली बजा के और कमर लचका के फटे बांस जैसी आवाज में कहा, ए लो, वो तो जा रहे हैं। मेरी सरकार ना लेना ना देना, मुफ्त की सैर करने आए थे क्या? कोई नहायत फटकर पंथ से हंसा और मैंने 10 का एक नोट फेंक कर जान छुड़ाई। कार को बैक करके वापस जाते हुए मैं बहुत मुतमईन था। मुझे यकीन था कि मोहसिन और टैडी भी कामयाब लौटने वाले होंगे। दरअसल मेरी सारी कामयाबी का इन्हिसार उन्हीं दोनों की बरवक्त कार्रवाई पर था। मैंने दिलावर को 15-20 मिनट से ज्यादा रोके रखा था, जबकि राबिया का घर वहां से 5 मिनट की ड्राइव पर भी ना था। इसका मतलब यह था कि दिलावर के साथ ही राबिया की कोठी में ही मौजूद थे और मेरे वहां पहुंचने के शिद्दत से मुंतजिर थे। उनके लिए मैं 10,000 का चलता फिरता नोट था। दिलावर ने उनको समझा दिया होगा कि सिकंदर बख्त इसी कोठी में मिलेगा। चुनाचे उन्होंने नीचे ऊपर हर कमरे में जाकर देखा होगा। मुमकिन है बाथरूम भी खोल कर देखे हों। इस कार्रवाई में 10-15 मिनट लग सकते थे, क्योंकि कम से कम एक आदमी को उन्होंने बाहर भी छोड़ा होगा कि गिरदोपेश पर नजर रखे और किसी किस्म का खतरा देखे या महसूस करे तो फौरन सिग्नल दे। दूसरा कोई ड्राइवर होगा जो टैक्सी में बिल्कुल तैयार बैठा होगा कि जरूरत पड़ने पर उनको लेकर निकल जाए। वो यकीनन कोई बहुत माहिर ड्राइवर होगा। ताम टैक्सी के मुतालिक मैं खासी वसूख से कह सकता था कि चोरी की होगी। ऊपर जाके तलाशी लेने वाला एक ही आदमी होगा या ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे। हमने वहां से चलते वक्त बेड भी लगे छोड़े थे। उन्होंने तीनों बिस्तरों को बड़ी दिलचस्पी से देखा होगा और हमारी वहां मौजूदगी के आसार तलाश किए होंगे, लेकिन नाकामी के अंदेशे से 2-4 करने वाला ख्याल सिर्फ एक ही था कि उन्होंने ऊपर वाले बाथरूम को देखा और उसमें फतेह शेर की खून में लथपथ और अकड़ी हुई बेसर की लाश देख ली तो वो सर पर पांव रखकर भागेंगे। उन्हें ये समझने में देर नहीं लगेगी कि उन्हें यहाँ बुलाने का मकसद इस साजिश के सिवा कुछ न था कि वो कत्ल के जुर्म में पकड़े जाएं। वो पकड़े जाते हैं या नहीं, ये मोहसिन और टैडी की मुश्तरका कोशिश की कामयाबी पर मुनहसर था। मोहसिन को अपने रिपोर्टर दोस्त से मदद लेनी थी और उसे ये समझाना था कि पुलिस के साथ इस पते पर पहुंचे तो उसे सब इंस्पेक्टर फतेह शेर की लाश भी मिल सकती है और कातिल भी हाथ आ सकते हैं। किसी भी अखबार के रिपोर्टर के लिए रात के 9-9:30 बजे एक सनसनीखेज खबर बहुत बड़ा इनाम होती है। अगर वो कामयाब रहा तो सुबह सिर्फ एक ही अखबार की सुर्खी चिल्ला चिल्ला कर कहेगी कि गुमशुदा पुलिस अफसर को कत्ल कर दिया गया, लाश का सर काट के फेंक देने वाले कातिल गिरफ्तार। और ये खबर दूसरे तमाम अखबारात के मालिकों से रिपोर्टरों तक सब के लिए बाइसे शर्म और नाअहली के सर्टिफिकेट की तरह होगी। अगर उन्हें कुछ मालूम क्यों नहीं हुआ, कहा यही जाएगा कि पुलिस की बिली भगत है और जिस रिपोर्टर ने ये तीर मारा है उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार पुलिस में होगा जिसने चुपके से उसे बुला लिया और पुलिस ने भी कौन सा जहानत से काम लिया। किसी ने मुखबरी की होगी। बेशतर कामयाबियों के जिम्मेदार मुखबर होते हैं जो पस मंजिल में रह के इनाम पाते हैं। कामयाबी का सिरा पुलिस के सर बांधा जाता है, चुनाचे वो मुखबर भी रिपोर्टर का दोस्त हो सकता है। यह बात किसी हद तक दुरुस्त थी। मोहसिन की कामयाबी बहुत से अनासर से मशरूत थी। एक ये कि उसको अपना रिपोर्टर दोस्त मिल जाए, दूसरा ये कि वो फौरन उसकी बात पर यकीन करके उसके साथ चल पड़े, तीसरा ये कि थाने में कोई इतना ही मुस्तैद पुलिस ऑफिसर बैठा हो जो उसकी कामयाबी को अपने रिकॉर्ड पर लाने के मामले में जरा भी तसाहल ना बरते, और चौथा ये कि वो इस वक्त राबिया की कोठी में पहुंचे जब मुल्जिमान अंदर ही मौजूद हों। दिलावर की गाड़ी गैराज में मौजूद थी और उसने अभी तक गाड़ी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई थी। अगर वो खुद आ जाता तो कोई जवाब ना दे पाता कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उसकी किस्मत थी कि वो बच गया, लेकिन बाकी लोग पकड़े गए। तब भी दिलावर बहरहाल फंसेगा। उसने फतेह शेर को कत्ल किया था और अब उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने आदमी भेजेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो जाएगा कि फतेह शेर की मौत कम से कम 16 घंटे पहले हुई थी। सर्दी और बाथरूम के सर्द खाने में 2-4 घंटे का फर्क पड़ जाएगा और यह तस्लीम किया जाएगा कि मौत को 20 घंटे भी हो सकते हैं। ऐसे मौसम में लाश के सड़ने या बू देने का कोई इम्कान न था। मोहसिन के मुकाबले में टैडी का काम ज्यादा मुश्किल नहीं था।
उसे लकड़ी के वही ब्लॉक टैक्सी के पीछे वाले पहियों के नीचे रखने थे जिनसे कुछ देर पहले खम ने दिलावर की गाड़ी को जाम किया था ताकि टैक्सी बैक हो तो वहीं बैठ जाए। लेकिन इस प्लान की कामयाबी 100% यकीनी ना थी। ये उसी सूरत में मुमकिन था जब टैक्सी बाहर खड़ी हुई मिले। वो रात के अंधेरे से फायदा उठाकर हाथों पैरों के बल कोई आहट किए बगैर टैक्सी के बिल्कुल पीछे पहुंच सकता था। टैक्सी की कोठी में दाखिल होकर खड़े होने की सूरत में ये खतरा मोल नहीं लिया जा सकता था और मैंने उसे मना कर दिया था कि वो अपनी सलामती को खतरे में डालकर कोई काम ना करे। उसका दूसरा काम चंद अफराद को जमा करना था। वो आसपास के घरों में और राह चलते लोगों से ये कह सकता था कि साथ वाली कोठी में एक लाश पड़ी है और उस कोठी का चौकीदार अगर 10-15 अफराद को जमा करने में कामयाब हो जाए और किसी से पुलिस को फोन भी करा दे तो फिर खामोशी से खिसक ले, लोग खुद मुजरिमों का रास्ता रोक लेंगे। और जब मोहसिन का रिपोर्टर दोस्त पुलिस के साथ पहुंचेगा तो जाए वारदात पर गवाह काफी मिल जाएंगे। नहीं मिलेगा तो वही एक नामालूम शख्स जो गवाहों को मदद के नाम पर वहां खींच लाया और उन्हें गवाही के चक्कर में डालकर खुद गायब हो गया। दिलावर उस जगह तक तो नहीं पहुंचा था जहां मैंने उसे बड़ा शिकारी होने का सबूत देने की खातिर एक ऐसा जाल फैलाया था कि वो फंस जाता तो निकल ना पाता। लेकिन अब भी उसकी पोजीशन 100% महफूज ना थी। उसकी एक कार तो जाए वारदात पर खड़ी थी और अगर वो लोग जो उसके साथ गए थे पुलिस की गिरफ्त में आ गए तो वो भी एतराफ करने पर मजबूर होंगे कि उनको वहां भेजने वाला दिलावर था। पुलिस का महकमा अपने ही एक अफसर के बेईमाना कत्ल के मुजरिमों से एतराफ जुर्म हासिल करने में किसी के साथ बिल्कुल रियायत नहीं करेगा। अगर तकदीर ने दिलावर का साथ ना दिया तो वो भी पकड़ा जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि वो अपनी दूसरी यानी बीवी की कार में जाए वारदात के इतना करीब क्यों पहुंचा था। इस सवाल का जवाब वो केस देगा जिसकी असल मेरे पास महफूज थी। बाद में इस्तगासा ये साबित कर देगा कि दिलावर ने अल्ताफ को कत्ल किया था और इस कत्ल को छुपाने के लिए फतेह शेर को 5 लाख रुपए दिए थे, मगर वो मुतमईन नहीं था। अपना मतलब निकालने के बाद उसने कत्ल के ऐनी गवाह को भी कत्ल कर दिया और ऐसी जगह ले जाकर जहां इल्जाम राबिया पर आ सके। वो अपने 4 आदमियों के साथ लाश को ठिकाने लगाने पहुंचा था। या तस्दीक करने के कत्ल के जुर्म में राबिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है या खुद उसे ये काम करना होगा। फतेह शेर तो मर गया था, चुनाचे उसके खिलाफ सारे जुर्म भी खत्म हो गए थे, लेकिन उसके इतराफ का खुमियाजा अब दिलावर को भुगतना था। वह डैडी के घर पहुंचा तो रात के 10:15 बज रहे थे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि दरवाजा बदस्तूर मुकफ्फल था। राबिया को बहुत पहले लौट आना चाहिए था और मेरा ख्याल था कि वो सख्त इंतजार के कर्म में मुबतला होगी और मुझ पर बरस पड़ेगी कि बड़े शिकारी बने फिरते हो। ये ख्याल नहीं कि मैं अकेली हूँ और कितनी अजियत का शिकार हूँ। ताला खोल के मैं कुछ देर अकेला बैठा रहा। मैंने एक सिगरेट पी और कमरे में चक्कर लगाते हुए बार बार घड़ी देखी। मोहसिन और डैडी की वापसी कब होगी ये अपनी जगह एक सवाल था, लेकिन इससे कहीं ज्यादा परेशान कुन ख्याल राबिया का था, जो सुबह सिर्फ चेक कैश कराने निकली थी। उसने बैंक से रकम हासिल कर ली थी और मोहसिन के बयान के मुताबिक उसे नादली से मिलने हॉस्पिटल जाना था और फिर ये 1.5 लाख की रकम मंदिर के पास बाहिफाजत रखवानी थी। वो खुद भी बाहिफाजत मंदिर के पास पहुंची थी या नहीं, ये भी एक सवाल था जिसका जवाब सिर्फ मंदिर ही दे सकता था या शायद मंदिर भी नहीं दे सकता था। कोई औरत जिसके पास 1.5 लाख की नगद रकम हो खतरा से महफूज नहीं समझी जा सकती। और फिर राबिया का तो मामला ही मुख्तलिफ था। क्या इस बात का कोई सबूत है कि वो हॉस्पिटल पहुंच के किसी मुश्किल सूरत से दो चार नहीं हुई थी? क्या मुझे दीवानगी की हद तक जाने वाली बेवकूफ नादली अपने हजरत के जज्बात से मगलूब होके राबिया के खिलाफ दुश्मनी से काम नहीं ले सकती? वो पागल लड़की जिसने मेरी खातिर जान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, अपने भाई की मदद करके एक तीर से 2 शिकार नहीं कर सकती थी? उसका नापुख्ता ज़हन ये यकीन कर सकता है कि अगर वो राबिया को रास्ते से हटाने में कामयाब हो जाए तो वो मुझे हासिल कर लेगी? मैंने दिमाग को खराब करने वाले ख्यालात से घबरा के कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अंदर की आवाज एक कंची की तरह सुनाई दी, नहीं हो सकता या तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो। नादली जैसी नापसंद लड़की सब कुछ कर सकती है। वो अपनी जान ले सकती है तो किसी और की ले भी सकती है। वो तो तुम्हें भी कत्ल कर सकती है कि सिकंदर तुम अगर बेरे ना हुए तो किसी और के कैसे हो सकते हो। मैंने दरवाजे को फिर ताला लगाया और मंजिल को फोन करने के लिए बाहर निकल आया।